हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। अगेन आई वेलकम यू ऑन एमडी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से आगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है और आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, या मैं ये बोलूं कि जहां जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वहां किसी भी चार्ज पार्टिकल को यदि आप मूव करवाओ तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि कुलाम जो फोर्स लगाएगा, कुलाम्बिक जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो अपने पास आया था एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो आएगा अपने पास एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लगने वाला जो फोर्स है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज यदि रेस्ट पर हो तब भी लगेगा, मोशन में हो तब भी लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स में ऐसा कंडीशन जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, अदरवाइज वो फोर्स नहीं लगेगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हमारा जो मेन टॉपिक था वो चल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है उस फोर्स की, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। हमने आपको बताया था जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में कि जो फोर्स होता है उस फोर्स की जो वैल्यू अपने पास आई थी वो अपने पास कुछ इस प्रकार से आया था कि जो फोर्स है एफ वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास क्यू चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से यदि मोशन में है तो वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो ये फोर्स लगा था। ठीक है, ये इस फोर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ इट ऑल्सो डिपेंड्स द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यदि आप इसके मैग्नीट्यूड की हम चर्चा करें तो क्या आता है अपने पास क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में क्या एंगल है उस पर भी फोर्स डिपेंड करेगा। मान लीजिए वो एंगल है 0 डिग्री हो जाए, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन एक ही हो तो फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। यदि एंटी पैरेलल है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तब थीटा 180 हो जाएगा यानी पाई हो जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 80 180 0 होता है। ठीक है, दो केसेस हमने मोटे मोटे कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम आगे की और चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमने फर्स्ट केस हमने बताया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर और साथ ही साथ थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी होगी, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, उसका पाथ कैसा होगा, वो डिस्कशन करेंगे। ये वाला हम आज के इस लेक्चर में डिस्कशन में करेंगे। ठीक है, तो इसको और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और टॉपिक भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कशन में लेते हैं जब एंगल 90 डिग्री हो। फर्स्ट केस नंबर थर्ड जो है वो अपने पास होगा। केस थर्ड जो है व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री मींस व्हेन थीटा इज 90 डिग्री यानी π/2। ठीक है, मतलब ये होगा कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है।
हम मान लेते हैं कि कोई रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवार्ड है, इनवार्ड टू दी प्लेन है, ठीक है। तो इनवार्ड के लिए हम क्रॉस सिंबल से, हम क्रॉस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइटली रीजन में एक्सपेंडेड है इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है, और ये इनफाइनाइटली रीजन में इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर भी है इनफाइनाइट रीजन में, नीचे इनफाइनाइट रीजन तक चल रहा है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट रीजन तक चला हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पे भी इनफाइनाइट रीजन में है और यहाँ भी इनफाइनाइट रीजन। और हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है जो मोशन में है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से रखें कि एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है प्लेन के, तो वेलोसिटी हम इस प्रकार से रखेंगे कि कुछ इस प्रकार से वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की। ये कोई चार्ज पार्टिकल अपने पास q चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिव q प्लस q चार्ज पार्टिकल है। v वेलोसिटी से ये मोशन में है, v वेलोसिटी से अपने पास मोशन में है, ये v मीटर पर सेकंड से ये मोशन में है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो है v मीटर पर सेकंड। अब बात करें कि फोर्स लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो होगा अपने पास मैग्नीट्यूड जो होगा उसका क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी फोर्स लगेगा, ये फोर्स अपने पास लगेगा। अब बात करें कि ये फोर्स लगेगा यानी क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी साइन 91 हो गया, क्यू वी बी फोर्स लगा। इस फोर्स की डायरेक्शन हमने आपको बताया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन। सिंपली put your fingers along the velocity vector and curl these fingers along the direction of magnetic field, then thumb gives the direction of applied force। तो फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर लगेगा, फोर्स बिल्कुल लगेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स इस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो जैसा कि हमें पता है मैकेनिक्स में, जब भी कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगे, तो वो जो मोशन होगी उस पार्टिकल की वो होगी सर्कुलर मोशन। जैसा कि ये फोर्स कांस्टेंट है, ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, तो ये फोर्स इस प्रकार से लगा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर करेगा, सर्कल में मूव करेगा ये, ठीक है, ये सर्कल में मूव करेगा, ठीक है जी। अब ये बात ध्यान रखो, जैसे ये सर्कुलर फॉर्म करेगा, ठीक है, ये सर्कल बनाएगा, जैसे ये सर्कल बनाएगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अब ये हो जाएगी, अब ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ये हो गई, अब परपेंडिकुलर लगना है फोर्स को, तो v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। लगेगा एक सेंटर की तरफ, लगेगा किस तरफ, एक सेंटर की तरफ लगेगा। इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये अपने पास ये सर्कुलर मोशन फॉर्म करेगा और ये जो पार्टिकल है वो सर्कल के पाथ में चलने लग जाएगा, ये इस प्रकार से सर्कुलर मोशन फॉर्म करने लग जाएगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन। और इसकी वैल्यू कितनी होगी फोर्स की, QVB, ठीक है। अब बात करें कि ये जो वेलोसिटी है, फोर्स जब भी लगता है तो क्या वेलोसिटी चेंज नहीं होगी,
जैसा कि हमें पता है कि फोर्स जब भी लगता है तो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है तो पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। लेकिन ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये फोर्स किसके परपेंडिकुलर है? ये फोर्स जो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के, ये परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के यानी एक्स वेक्टर के। तो जो वर्क होगा एफ वेक्टर डॉट एक्स, ठीक है, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिड फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर जब है तो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? एफ वेक्टर डॉट एक्स, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो वर्क कितना हो जाएगा? एफ एक्स कोस 90, ठीक है, ये अपने पास, तो कोस 90 0 हो जाएगा, तो वर्क कितना हो गया? 0 हो गया। और जब वर्क 0 हो गया तो किसी भी फोर्स के द्वारा यदि वर्क 0 है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करवाएगा, क्योंकि हमें पता है मैकेनिक्स से कि किया गया जो वर्क है वो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो इसकी वर्क एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी जो वेलोसिटी है यानी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और ये इस प्रकार से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। कौन सी मोशन करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इस प्रकार से ये मोशन में आ जाएगा, मूव करेगा, एक सर्कल में ये मोशन करेगा, सर्कल में मूव करेगा, इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो सर्कुलर होगी, ठीक है, ये अपने पास होगा। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं वैसे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एक तो हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम आती है, अदरवाइज यदि वर्क एनर्जी थ्योरम से यदि प्रूफ न करना चाहो तो देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा अपने पास? एफ वेक्टर जो है किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी वेक्टर की, है कि नहीं है? बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ वी कोस 90, ये कितना हो जाएगा? 0। फोर्स की वैल्यू हम रखें एम ए वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन को हम लिखें डी वी वेक्टर अपॉन डी टी डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब यदि हम इसको देखो 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v वेक्टर डॉट dv वेक्टर अपॉन dt प्लस dv वेक्टर अपॉन dt डॉट v वेक्टर, ठीक है, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर 2 हो गया। अब देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? d बाई डी टी v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0 हाफ एम वी स्क्वायर। यदि हम इसको अंदर लेके जाएं तो d बाई डी टी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है? 0 है। और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो d बाई डी टी ये कितनी है? काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी है? 0। और किसी भी वैल्यू का यदि डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये पार्टिकल ऐसे ही अपने पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसकी क्वेश्चन में ये आता है कि आप इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करो। तो रेडियस फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखो, रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे और इससे अपने पास रेडियस आ जाएगी। देखो, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। इक्वेशन हम लिखें, जैसा कि हमें पता है कि सर्कुलर मोशन जब भी होती है, ठीक है, तो उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी होती है तो उसमें एक फोर्स
नीड है, उस एक फोर्स तो होना ही होना चाहिए जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स, वो जो फोर्स है वो बाहर से एक्सटर्नली प्रोवाइड कर सकते हैं या इंटरनली उस सिस्टम में कोई उस सिस्टम के द्वारा भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अब वो फोर्स इसलिए जरूरी है क्योंकि वो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है और वो एक्सेलरेशन जरूरी है, मस्ट है टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन ऑफ दैट पार्टिकल ऑफ दैट सिस्टम। तो उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो वैल्यू आती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, AC जो होती है वो होती है v² अपॉन r, या v इक्वल टू ओमेगा r होता है तो ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अब यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा फोर्स, और वो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, वो फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, ये हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना है, QVB, उसकी वैल्यू कितनी है QVB। तो सेंट्रीपिटल फोर्स QVB लगेगा और वो QVB अपने पास देगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी इस पार्टिकल का मास मान लेते हैं m है, तो F इक्वल टू एम ए सेंट्रीपिटल MAC, यानी QVB होगा mv² अपॉन r। तो रेडियस यहां से आ जाएगी mv अपॉन QP। ये उस सर्कुलर पाथ की रेडियस आई, r इक्वल टू mv अपॉन QB। ये अपने पास रेडियस निकल के आ गई mv अपॉन QB। ठीक है, यहां से हमने लिखा। अब बात करें कि अपने पास हम बोले कि ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओमेगा, या इसमें हम बोलें कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो ओमेगा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। देखो ये अपने पास एक हो गया रेडियस। ठीक है, अब हम आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं किसकी। कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, इस जैसा कि ये पीरियोडिक मोशन है, तो पीरियोडिक मोशन है तो उसका पीरियड कितना है ये पूछ लेता है, इसका टाइम पीरियड कितना है, एक चक्कर में लगने वाला समय कितना है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन, परफॉर्म ए सर्कल। तो टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड जो होगा, सिंपल हम बात करें कि टोटल अपने पास कितनी डिस्टेंस जो है ये कवर कर रहा है एक सर्कल, एक चक्कर में, तो 2πr होगा सर्कमफेरेंस, और कितनी स्पीड है यानी v स्पीड है। तो टाइम पीरियड जब हम चेक करें तो देखो r की वैल्यू जब हम mv अपन QB रखेंगे तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2πm अपॉन QB। ये टाइम पीरियड, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो टाइम पीरियड है इट डजंट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, मतलब आप कितनी भी स्पीड बढ़ाओ इस पार्टिकल की, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो सेम ही लगेगा, सेम ही होगा टाइम पीरियड। और इसी बात को हम यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन में। ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी, इट इज यूज्ड इन दिस साइक्लोट्रॉन टू मेक दिस साइक्लोट्रॉन। ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे। तो टाइम पीरियड हो गया 2πm अपॉन QB। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम बात करें, लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करें, यानी स्मॉल f, वो हो जाएगा इनवर्सली अपॉन टाइम, तो ये कितना हो जाएगा QB अपॉन 2πm, QB अपॉन 2πm हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी हम चर्चा कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा ओमेगा 2π अपॉन t होता है। ठीक है, कितना एंगल घूम गए हम, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कितना एंगल हम घूम गए एक टाइम पीरियड में, एक सेकंड में। ठीक है, टी टाइम में हम 2π एंगल घूमते हैं तो एक सेकंड में कितने घूम गए, तो एक सेकंड में इतना घूम गए, मतलब एंगल रोटेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, चक्कर आते हैं, कितने चक्कर, टी टाइम पीरियड में एक चक्कर घूमता है तो एक सेकंड में, टी से एक सेकंड में कितना चक्कर घूम गया, इतना, एक सेकंड में कितना एंगल रोटेट हो गया अपने पास, इतना, ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी
जब हम रखें 2 पाई/t, टी इक्वल टू हो जाएगा 2 πm/क्यूब, यानी क्यूब/2, क्यूब/m हो जाएगा। ठीक है, अपने पास देखो क्यूब/m आ जाएगा, क्यूब/m हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आता है क्यूब/m, ये अपने पास आता है ओमेगा 2 π/t, टी इक्वल टू हो जाएगा 2 πm/क्यूब, क्यूब/m वैल्यू आ गई ओमेगा। ठीक है, अब अपने पास और क्या पूछता है इसके लिए, मोटा मोटा यही क्वेश्चन आते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्यूब/m हो जाएगा। ठीक है, थीटा पूछ लेगा, थीटा कितना, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हो रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी हम इक्वेशन लिखें तो कितनी होती, क्या होगा अपने पास देखो। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब अल्फा जो होता है अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, अल्फा जो होता है वो होता है अपने पास डी ओमेगा बाई डी टी, जो कि 0 है। तो थीटा कितना हो जाएगा ओमेगा नोट इंटू टी, यहाँ ओमेगा नोट की जगह क्या है, इनिशियल अपने पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। किसी भी टाइम पर यदि आप इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ से t इक्वल टू 0 पर यहाँ से हमने स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, किसी भी टाइम t पर, t इक्वल टू t सेकेंड पर आप चेक करना चाहते हो तो कितना एंगल घूम गया, वो थीटा, वो हमने यहाँ से निकालना है, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो ये अपने पास होता है जब थीटा 90 डिग्री पर किसी भी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से हम मोशन करवाते हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस प्रकार से अपने पास उसकी ट्रेजेक्टरी मिलती है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं केस नंबर 4। वो अपने पास क्या है, देखिए केस नंबर 4 की हम चर्चा और परिचर्चा करें तो देखो क्या होगा। केस नंबर 4, कई बार क्या होता है कि केस नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं नॉर्मल, जो टॉपिक में कंसिडर्ड होंगे। कई बार क्या होता है देखो, हमें कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इनफाइनाइटली एक्सपेंडेड है आगे, और हम जो है चार्ज पार्टिकल को इंटर करवा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हम किसी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इंटर करवाने ने क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से हमने इंटर करवाया v मीटर पर सेकेंड से, तो क्या होगा देखो, इसको हमें एनालिसिस करना है, हमें बताना है कि कितना टाइम पीरियड होगा, रेडियस कितनी होगी, सब कुछ बताना है। तो सिंपल हम चर्चा करें, देखो v वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थीटा 90 डिग्री पर ही प्रवेश कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से जो हम बोलें कि फोर्स इस प्रकार से
अपवर्ड लगेगा, वर्टिकल लाइन इस लाइन में आएगा, वर्टिकल लाइन में। तो वर्टिकल लाइन में जिस डायरेक्शन में अपने पास जो फोर्स आएगा वहीं पर ही क्या होगा, उस सर्कल का सेंटर होगा, उस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है जी, ये अपने पास सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन यहां पर देखो, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से सर्कुलर मोशन किया इसने, ठीक है, सर्कुलर मोशन इसने की कुछ इस प्रकार से, मान लेते हैं ये सेंटर आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसने सर्कुलर मोशन की इसने, ठीक है। तो हमें पूछा है ये अपने पास सर्कुलर मोशन इसने की, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही ये इस फील्ड से बाहर निकलेगा, क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स तो तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में है, फोर्स तो तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये सर्कुलर मोशन होगी, यहां तक होगी सर्कुलर मोशन, ये करेगा, ये करेगा। जैसे ये यहां से बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी v, तो v से ये बाहर निकल जाएगा और फिर ये स्ट्रेट में चलेगा सीधा, ठीक है। जो भी है, यदि ग्रेविटी है तो अपने पास क्या होगा, ये इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा है कि आप ये बताओ कि इसका टाइम पीरियड कितना है, उसकी रेडियस कितनी है। तो सिंपली हम बात करें कि जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ पर ये रेडियस होगी उसकी, ये रेडियस होगी। अच्छा, फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, फोर्स लगेगा QVB। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा QVB, यानी QVB साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री 1 हो गया, QVB इक्वल टू हो जाएगा mv² r। ठीक है जी। तो क्या रेडियस जो है r जो है, क्या r इक्वल टू mv/qb हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, r इक्वल टू mv/qb हो जाएगा। r इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv/qb, बिल्कुल। तो रेडियस तो हमें पता लग गई, रेडियस तो हमें पता लग गई, ठीक है जी। और बताओ, हमें पूछा है कि ये जितनी देर तक रहता है, यानी सेमी सर्कल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेमी सर्कल कर रहा है। अब इस सेमी सर्कल में आप ये बताओ कि कितना टाइम लगा। तो सिंपल सी यदि हम चर्चा करें तो टोटल सर्कल में कितना लगता था टाइम, वैसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टी लगता था, टी। तो आधे में कितना लग गया, t/2, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है। तो t इक्वल टू 2πm/qb होता था। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो t लगेगा, टाइम लगेगा, वो हो जाएगा πm/qb। ठीक है, ये अपने पास टाइम हो जाएगा। कितना एंगल इसने रोटेट किया, यहां से देख लो, ये पाई एंगल इसने रोटेट किया, यानी 180 डिग्री। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी। तो थीटा कितना है, पाई है, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा कितना होता है, QB/m होता है ना, QB/m होता है। ये टाइम हो गया, तो टी यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी πm/qb। तो ये सेम आ रहा है, यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बात एक ये। अब ऐसे ये अपने पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सिंपल। अब कई बार अलग क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन की फॉर्मेट, वो भी हम चर्चा कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे पहले। ये क्वेश्चंस की फॉर्मेट में लेना चाह रहे थे हम, ठीक है, कई बार, ठीक है, या तो हम इन क्वेश्चंस को आगे ले लेंगे फर्दर, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आते नहीं ये, ठीक है, जेई की, नीट के एग्जाम में आते हैं। यदि हम बात करें कि इन क्वेश्चंस को हम लास्ट में, एंड में भी डिस्कस कर सकते हैं या पैरेलल में भी कर सकते हैं। तो ये अपने पास कुछ इस प्रकार से, कई बार आपको दे देगा कि जो रीजन है वो इनफाइनाइट ना होकर कोई लिमिटेड रीजन दे देगा। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम आगे एंड में ले लेंगे एक चैप्टर के, ठीक है, बाद में आगे ले लेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, जो कोर्स हम कर रहे हैं, वो एक तरह से
बोर्ड के ओरिएंटेड है, बोर्ड के फ्रेमवर्क में हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि इनके पैरेलल में जो क्वेश्चंस हैं वो जेई के नीट के भी हो जाएं। तो एंड में हम जेई नीट के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। बाकी जो टॉपिक है वो यही होता है, आपको फोर्स दे देगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसी से खेलना है सब कुछ। चाहे लिमिटेड रीजन दो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या कोई आगे आएगा अपने पास वेलोसिटी सिलेक्टर आएगा, या फिर आपके पास कोई दे देगा कि स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। हम चल रहे हैं केस नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। केस नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए पहले, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे फर्दर। लास्ट में हम सारे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे जेई के नीट के सभी, ठीक है। तो चलिए हम केस नंबर 4 को हम डिस्कस करें। तो केस नंबर 4 को हम डिस्कस कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि थीटा जो है, एंगल जो है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, तब हमारे पास क्या होगा उस पार्टिकल को जब ऐसे मोशन करवाएं। तो थीटा जो होगा वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। हम क्या करें, हम ये चाह रहे हैं, देखो हम ये देखें यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं। अब की बार हमने मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, इस प्रकार से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, ठीक है। ये हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, और हम चाह रहे हैं किसी भी एंगल थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री हो, 180 डिग्री बीच में हो, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं किसी पार्टिकल को, ठीक है। किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी हम देते हैं और किसी एंगल के ऊपर देते हैं। ये चार्ज पार्टिकल q है, इसको हमने एंगल v, इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है कुछ इस प्रकार से, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से मान लेते हैं कोई एंगल थीटा के ऊपर है। कितने एंगल थीटा, वो थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का केस हमने कर ली। अब हम बात करें कि इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, तो सिंपल हम बात करें भाई फोर्स कैसे होगा। फोर्स F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा लगेगा, थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी फोर्स की, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं। इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट करते हैं। एक जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग करेंगे, एक तो कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, वेलोसिटी के पैरेलल में है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको वी पैरेलल बोल दिया। और ये जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल दिया। यानी जो वेलोसिटी वेक्टर है हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, ठीक है। यानी वी पैरेलल हमने तोड़ लिया, ठीक है, प्लस हमने तोड़ लिया कि वी परपेंडिकुलर वेक्टर, इस प्रकार से हमने तोड़ लिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से अब यहां पर देखो, मान लो कि पैरेलल वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, केवल वी परपेंडिकुलर है। जब वी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पर है तो क्या ये करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ओनली सर्कुलर मोशन, ठीक है। मान लो कि परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है, केवल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो केवल कौन सी मोशन करेगा, लीनियर मोशन करेगा, ठीक है, लीनियर मोशन करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगी। अब आप ये सोचो कि दोनों है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू परफॉर्म दिस सर्कुलर मोशन, एंड जो पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ दैट पार्टिकल, दैट चार्ज पार्टिकल। यदि हम इनका रिजल्टेंट देखें तो वो जो मोशन होगी उसको बोलेंगे हम हेलिक्स पाथ में मोशन, हेलिकल मोशन। मतलब ये होगा, देखो यहां से हम देखो
मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, चार्ज पार्टिकल किसी एंगल के ऊपर एंटर कर रहा है इस प्रकार से। यदि केवल परपेंडिकुलर होता तो केवल सर्कुलर मोशन करता, केवल अपने पास हॉरिजॉन्टल होता तो केवल रेक्टिलिनियर मोशन करता। अब ये दोनों है तो क्या होगा, ये आगे भी बढ़ेगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा साथ साथ। तो कुछ इस प्रकार से मोशन होगी कि सर्कुलर हो रही है और आगे भी बढ़ रहा है, सर्कुलर हो रही है आगे भी बढ़ रहा है, सर्कुलर हो रही है आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यदि हम इसको विजुलाइज करना चाहें देखो, तो कुछ इस प्रकार से मोशन होगी कि ये सर्कुलर भी करेगा आगे बढ़ेगा, 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 इस प्रकार से मोशन होगी। ठीक है, इस प्रकार से जो मोशन होगी दैट इज कॉल्ड हेलिक्स पाथ, दिस इज कॉल्ड हेलिक्स पाथ, यानी हेलिकल मोशन होगी। ठीक है, हेलिक्स पाथ बनेगा कुंडली नुमा। ठीक है, हेलिक्स पाथ होगा कुंडली नुमा, सर्पिलाकार, व्हाटएवर। ठीक है, ये अपने पास मोशन होगी। अब इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम चर्चा करेंगे, क्या इसमें सर्कल बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, सर्कल तो बन रहे हैं। देखो इस प्रकार से बन रहा है, मान लो कि हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होती तो सर्कल ऐसे बनता। ठीक है, इस प्रकार से बनता कि यहां से अपने पास किया और यहां से इस प्रकार से मोशन करेगा, यहां जाएगा, ये सर्कल बनेगा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल है केवल से ऐसे जाता। अब सर्पिलाकार हेलिकल पाथ है, हेलिक्स पाथ है, तो किस इस प्रकार से होगा, ऐसे जाएगा और फिर कुछ इस प्रकार से। अब ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया, अब ये वापस इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएगा, एक पाथ हो गया, फिर एक और सर्कल हो गया कंप्लीट। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब यहां से जो मोशन करेगा तो वापस इसी लाइन पर जब आएगा तो ये एक पाथ कंप्लीट हो गया, इसका एक सर्कल कंप्लीट हो गया, फिर ये वापस आएगा, फिर ये वापस इसी पाथ पर है तो ये दूसरा सर्कल कंप्लीट हो गया, फिर ये आएगा और फिर वापस इसी लाइन पर आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन उस पर तीसरा तीसरा सर्कल कंप्लीट हो गया, और फिर ये चौथा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इन सर्कल्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ठीक है, पिच रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पिच होती है। ठीक है, अब एक सर्कल को घूमने में, अच्छा टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, ये बात ध्यान रखो। देखो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड जो होगा टी, वो होता है 2πm/क्यूबी। क्या ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है क्या? जी नहीं करता, टी इज इक्वल टू 2πm/क्यूबी कांस्टेंट रहेगा, डजंट डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी, ये सेम रहेगा, टाइम पीरियड उतना ही लगेगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में ये कितना आगे मूव कर गया, कितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर ली, दैट इज कॉल्ड पिच। और कितने टाइम में कर रही है? टी टाइम में कर रहा है। तो क्या होगा, तो जो पिच होगी, पिच हम बोले दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, क्या बोले? दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered in one time period। ठीक है, the horizontal distance covered in one time period। तो पिच जो होगी, अच्छा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बट व्हाट स्पीड should we consider here in the case of horizontal distance? As we know, the horizontal distance is done by the parallel velocity. This velocity is responsible for the motion of the horizontal motion। तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द कोज, दिस इज द कोज फॉर हॉरिजॉन्टल या रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन
और ये क्या है, ये कोज है किसका, दिस इज द कोज फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब पिच है तो कौन सी डिस्टेंस, कौन सी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट कवर करवा रहा है इसको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज डन बाय द v पैरेलल, मींस distance is equal to speed, but which speed, v parallel into time, time is taken t, क्योंकि टोटल टाइम t की बात कर रहे हैं, तो पिच हो जाएगा v पैरेलल इज कॉल्ड v cos थीटा, यानी v cos थीटा, एंड टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो पिच हो जाएगा अपने पास 2 पाई एम v cos थीटा अपॉन क्यू बी, दिस इज कॉल्ड पिच। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी रेडियस कितनी, रेडियस कितनी है, रेडियस सर्कल की होती है, बिल्कुल जी सर्कल की होती है। अब सर्कल कौन करवा रहा है, सर्कल करवा रहा है कौन से वेलोसिटी, v परपेंडिकुलर या पैरेलल, v परपेंडिकुलर, तो रेडियस जो होती है वैसे अपने पास होती है एम वी अपॉन क्यू बी, बट यहाँ पर एम वी कौन सी वेलोसिटी लेंगे, v परपेंडिकुलर यानी क्यू बी, यानी रेडियस जो हो गई एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये अपने पास होती है पिच और रेडियस आ गई। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास रेडियस हो गई, ये हो गई पिच होगी, इसको बोलते हैं हम हेलिकल पाथ। ठीक है, ये हो गया अपने पास, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम हो जाएगा, और इस लीनियर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई, वो तो सेम ही रहेगी। मेन मुद्दा इसका पिच का था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया उसकी रेडियस की। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पिच इज इक्वल टू 2 पाई एम वी अपने पास पैरेलल अपन क्यू बी, यहाँ पर हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर अपन क्यू बी, ये अपने पास आता है केस नंबर 4, दिस इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। तो ये ही अपने पास होते हैं केसेस कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटर करता है, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, क्या क्या उनकी मोशन हो सकती है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कर लिया, 180 डिग्री पर कर लिया, 90 डिग्री पर कर लिया, और उनके बीच का कोई भी एंगल वो कर लिया हमने। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जेई में, कैसे आते हैं वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी आगे का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।